हेलो। कैसे हो? हालांकि सब बढ़िया है। सीईटी का भी चल गया आपका, है ना? डेट वेट वेट सब कुछ आ गया, एग्जाम वगैरह का फॉर्म वगैरह फिल हो गए, है ना? फॉर्म फिल हो गए ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग एक ऐसा बैच निकाल रहे हैं जनरल साइंस का, जिस बैच के अंदर मैं आपको प्रॉपर, क्या है, तो प्रॉपर हम लोग आपको यहाँ पे जनरल साइंस डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ जनरल साइंस का बैच है बच्चों, ठीक है? और ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अभी कोई ऑफ अवेलेबल नहीं है। कितने दिन का कोर्स है, पहली बात कर लेते हैं। 40 to 50 डेज का कोर्स होगा। 40, 45, 50 डेज में ये कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है? क्या क्या रहने वाला है, टेस्ट रहने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस रहेगा, ठीक है? पेपर भी रहेगा, टेस्ट भी होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, सब होगा। टेस्ट कैसे होगा, तो ये यहाँ पर ही होगा लाइव, या फिर जो है आईपैड के थ्रू मैं स्लाइड बना के आपसे ले लूंगा, ठीक है? क्लासेस रहेगी प्रॉपर, सारा एकदम परफेक्ट, और नोट्स बनवाए जाएंगे बाकायदा क्लास में, ठीक है? तो स्टार्ट करें। देखो, ज्यादा बातें नहीं करें, हम स्टार्ट करें। तो माई सेल्फ मोइन ब्लॉग लगभग सब जानते हैं। टेलीग्राम से जो लिंक नहीं है वो लिंक हो जाइए, और जो भी अपने दोस्त को लिंक करना चाहता है वो कर सकता है। ये देखो, आपको पता है साइंस की 3 ब्रांच है। पहली ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो हम बायो ब्रांच उठा रहे हो, बायो ब्रांच में से बॉटनी ब्रांच उठा रहे हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान। और कौश चैप्टर का नाम है आपका आज का सेल। क्या नाम है? कोशिका। साथ में कोई नहीं लिखेगा, पहले चीज को समझो। देखो, हाथ में हाथ डाल के बैठ जाओ, ठीक है? ऐसे हाथ में हाथ डाल के बैठ जाओ परफेक्ट तरीके से, और ध्यान मेरी तरफ, प्रॉपर बोर्ड की तरफ। मुझे और बोर्ड के दुखे, हाथ अपना ही होना चाहिए, ठीक है? कंप्लीट। चलो, सिर्फ सुने, लिखने का समय दूंगा, लिखाऊंगा भी सही, शॉर्ट नोट कैसे बनाने वो भी समझाऊंगा। कोशिका। कोशिका का मतलब क्या है? संरचनात्मक, व क्रियात्मक इकाई। क्या? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, यूनिट। क्या कहलाती है आपकी कोशिका? कोशिका के बारे में एक चीज बताता हूँ। ये सबसे छोटी है, बट इससे भी छोटी चीजें होती है। अभी आपको बताऊं, जैसे एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर डिब्बा है, ठीक है? तो वो डिब्बे के अंदर जो डिब्बा है वो तो डिब्बे से छोटा डिब्बा है। ये समझ में आया? चलो मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ये ऐसी चीज सबने देखी, ईयरबड्स, देखे ना? ये ईयरबड्स इसमें आते हैं, ठीक है, डब्बे में। इस डब्बे से छोटे, बट ये इसके बिना सरवाइव कर सकते हैं क्या? इस डिब्बे के बिना, ये बोर्ड के डिब्बे के बिना ये ईयरबड सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि चार्ज होने तो इसके अंदर जाना पड़ेगा ना इनको। इस डिब्बे की रिक्वायरमेंट है, आपको मैं ईयरबड्स दे दूं और ये डिब्बा नहीं दूंगा, आप क्या करोगे? ईयरबड्स का डिस्चार्ज हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। तो वैसे ही है, तो इससे भी छोटी चीज है, मगर वो पर्सनली सरवाइव नहीं कर पाती, जैसे कोशिका, ठीक है? ये क्या शो करती है? स्वतंत्र रूप, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो करती है, स्वतंत्र रूप, ठीक है? अब बात करते हैं, इससे छोटे कोशिका होते हैं, सबसे छोटी है, कैसी है? छोटी। सबसे पहले किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किसमें खोजा था? कॉर्क सेल में, ठीक है? कैसी खोजी थी? मृत पादप कोशिका। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया, तो इसके बाद कौन आया? एंटोनी वान ल्यूऑन ल्यूवेन
हॉक। क्लियर। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या क्या खोजा, इन्होंने खोजा लिविंग सेल। इसको आप लाइव बोल सकते हो, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका किसने खोजी, आपकी एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। बात समझ में आई कुछ? कहाँ खोजी? तालाब के जल में, कीचड़ में, अपनी अपनी थ्योरी के अनुसार अपने अपने हिसाब से बोला गया, अलग अलग जगह खोजी। इसके अंदर एक खोज और याद रखनी है आपको, जिसका नाम है नाभिक की खोज। 1831 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। बेसिक बेसिक बात करिए अपने कोशिका की। देखो कोशिका के बारे में वापस से आपको लिखाऊंगा। अब आपको समझ में नहीं आया कि ये किया क्या सर ने। अब समझाता हूँ, देखो। समझो। सेल। सेल का मतलब क्या है? कोशिका। कोई भी जीवन जीवित चीज है, कितनी भी जीवित चीज है, जैसे अब मैं बात करूँ आपकी, ह्यूमन की, कोई भी लिविंग पार्टिकल, सजीव शरीर, उसकी सबसे छोटी कोशिका ही है। उसका सबसे छोटा पार्टिकल कोशिका ही है, जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कुछ है? अब लिखना है आपको, लिखो सेल हेडिंग डालो। सेल हेडिंग डाल के लिखो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है। चलो। सबसे छोटी है। स्वतंत्र रूप का मतलब क्या हुआ, समझे आप? स्वतंत्र रूप का मतलब क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो कर रही है, मतलब कि वो एक ही कोशिका है, जो रेस्पिरेशन भी कर सकती है, मतलब श्वसन भी कर सकती है, पाचन भी कर सकती है। वो अपने अंदर जनन की क्षमता भी रखती है, और एक से दो कोशिका भी हो सकती है। मगर कोशिका में रहने वाले कोशिका कोशिका से छोटे हैं, मगर वो ये कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते। सजीवता के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं स्पष्ट हो सकते। क्लियर है? जैसे कि अब मैं बात करूँ किसी भी कोशिका की कोशिका को उठाऊंगा और उससे कहूंगा कि इसके दो टुकड़े हो जाए और ये दो भागों में बढ़ जाए, नहीं बढ़ सकता। मगर एक सेल के अंदर डिवीजन पॉसिबल है, सेल के अंदर विभाजन मुमकिन है। ठीक है ना? तो लिखो आगे। हाँ। उसके बाद लिखो रॉबर्ट हुक 1665, सेकंड में 1665, कॉर्क सेल में सर्वप्रथम कोशिका को पाया। रॉबर्ट हुक 1665 कॉर्क सेल में सर्वप्रथम कोशिका को पाया। यह कोशिका मृत थी व पादप कोशिका थी। यह कोशिका मृत थी तथा पादप कोशिका थी। ठीक है, आगे लिखो एंटोनी वॉन लुवेनॉक। एक लाइन छोड़ के लिखना, एंटोनी वॉन लुवेनॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। यह जीवित कोशिका यह जीवित कोशिका तालाब के जल, कीचड़ इत्यादि से प्राप्त की गई। ठीक है। एंटोनी वॉन लुवेनॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। यह कोशिका तालाब के जल तथा कीचड़ इत्यादि में पाई जाती है। चलो। थर्ड देखो, खोजी गई, पाई नहीं जाती, खोजी गई। थर्ड लाइन देखो, नाभिक की खोज 1831 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। ये तीन खोजें याद रखनी है। ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, हेडिंग लगाओ कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है। कितने वर्गों में बांटा? मैंने दो वर्गों में बांट दिया भाई। कोशिका के नंबर के ऊपर, कितने कोशिके, कितना कोशिके। ठीक है। कोशिका, ये कोशिका अगर किसी के अंदर एक है, सिंगल है, एक कोशिकीय, अगर कोई पार्टिकल आपको दिख ही नहीं रहा, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़े
उसको देखने के लिए, और वो एक ही कोशिका से बना है, मतलब कि उसके सारे काम एक ही कोशिका कर रही है, उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। और जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं उन्हें बहु कोशिकीय। बात कुछ समझ में आई, गहराई में दी। एक कोशिका यानी एक सेल, एक कोशिका। बहु कोशिका यानी बहुत सारी सेल। अब एक कोशिका है तो यही एक कोशिका पाचन, जनन, श्वसन और उत्सर्जन, एक ही कोशिका करेगी सारा काम। इसी की जगह अगर बहुत सारी सेल होती तो क्या होता। बात समझ में आ रही ना भाई? जितने भी हमारा वाइटल फंक्शन है, वाइटल फंक्शन मतलब हमारा शरीर जो जो कार्य कर रहा है, जैसे उत्सर्जन, जनन, ये पाचन, जितना भी हम लोग कर रहे हैं, गति, ये सब कौन करेगा? ये एक ही कोशिका करेगी। और यहाँ क्या है, बहुत सारी कोशिका है, तो कोशिकाओं का समूह बन जाएगा। एक समूह क्या कर रहा है, एक समूह क्या कर रहा है, एक समूह क्या कर रहा है, अलग अलग समूह बन जाएंगे। वो समूह क्या करेंगे? अलग अलग काम करेंगे। जैसे एक समूह जिसको कहते हैं तुम पाचन का काम करोगे, तो वो ऊतक बना के, ऑर्गन बना के, अंग तंत्र बना के पूरा काम क्या करेगा? पचाने का काम करेगा। एक को बना दिया कि भाई तुम श्वसन करोगे, तो वो श्वसन का काम करेगा। तो बहुत सारी कोशिका होने का ये फायदा है कि हर एक कोशिका अपना अपना अलग अलग काम करती है, पर एक कोशिका में एक ही करेगी। अब ये अगर एक कोशिकीय जीव है, तो इसके लिए हमें देखने के लिए किसका जरूरत पड़ेगी? सूक्ष्म दर्शी। अभी सीधी आंखों से तो देख नहीं सकते, है ना, नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, बट इसको देख तो आप आराम से सकते हो। जैसे आप खुद एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि बहुकोशिकीय प्राणी आप खुद हो, मानो एक खुद बहुकोशिकीय प्राणी है, तो वो अपने आप को तो देख ही सकता है। कोई भी आपको दिख रही है चीजें, वो सब बहुकोशिकीय है, और जो नहीं दिख रही, जैसे अमीबा, युग्लिना, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ये क्या सब एक कोशिकीय है। अब मुझे कई जगह कहते हैं सजीव निर्जीव के बारे में सब बता दीजिए। चलो सजीव निर्जीव भी आपको समझा देता हूँ मैं। सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है? देखो, आपके सामने तो पहला शब्द आता है पदार्थ। अभी आपसे पदार्थ की डेफिनेशन पूछूंगा, आप बोलोगे सर पदार्थ देखा तो है। देखो पदार्थ क्या है? जो भी चीज आपको दिख रही है और महसूस हो रही है, वो सब पदार्थ है। जैसे ये डस्टर, ये मार्कर, व्हाइट बोर्ड में, आप खुद, आपके सामने पड़ा फोन, ईयरफोन्स, ईयरबड्स, सब कुछ क्या है? पदार्थ। और महसूस होने वाली चीज है, मतलब हवा। हवा आपको महसूस हो रही है बकायदा कि एयर है, हम श्वसन कर रहे हैं, एयर चल रही है, ठीक है, हमें गर्मी भी लग रही है, तो वो सब क्या है? आपकी पदार्थ। बात समझ में? आगे से आपसे कोई पूछ ले, क्या कहोगे? पदार्थ क्या है जो आप महसूस कर सकते हो, सब पदार्थ है। ये पड़ा बोर्ड भी, ये दीवार हो गई, मैं हो गया, डस्टर हो गया, सब पदार्थ है। और बाकी सब क्या? पदार्थ की तीन अवस्था है। इस चीज से एक चीज और आती है, मैं बताता हूँ पदार्थ की तीन अवस्था है। कौन कौन सी होती है बताओ? ठोस, द्रव्य और गैस। यहाँ तक पता है को क्या क्या होती है? ठोस, द्रव्य और गैस। अब ये ठोस, द्रव्य, गैस का पता कैसे चलेगा भाई? कौन सा ठोस है? अगर मैं आपके सामने आंखें बंद करवा दूं, आपकी पट्टी बांध दूं और फिर बोलूं कि भाई बताइए ठोस है, द्रव्य है, गैस है? 1 मिनट, 1 मिनट स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आई इस चीज को लेके? ओके। तो पदार्थ के बारे में आपको बता दूं भाई, जैसे अगर आपके सामने आंखें बंद कर दूं आपकी और बोलूं कि बताओ यार ठोस कौन सा हुआ, द्रव्य कौन सा है, गैस कौन सा है ना? आपके सामने मैंने तीन बीकर रख दिए, बताओ यार। तो आपको मेरे को एक बात बताना है, जिसके आर पार आपका हाथ जा सके आसानी से, वो सब क्या है? गैसेस है। इजीली, जैसे मूव कर रहा है मेरा, आसपास गैस है, इतना पता है आपको, आपके वातावरण में आसपास क्या है? वायु है। वायु मेरा हाथ मूव कर रहा है, आसानी से मूव कर रहा हूँ, मैं खुद मूव कर रहा हूँ, आप भी मूव कर सकते हो, चल सक रहे हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या चीज़ है? गैसेस। अब आप मूव तो कर रहे हो, मगर आपको थोड़ी कठिनाई आ रही है और आप गीले हो रहे हो, आपको है ना अपने अपने ऊपर पानी की लेयर महसूस हो रही है, पानी की परत महसूस हो रही है, तो वो सब क्या है? द्रव्य, यानी कि पानी। जब स्विमिंग करते हैं, आपने कभी करा है, तैराक देखें, जब चलते हैं तो थोड़े टाइम बाद थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी को काट के चलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो वो चल तो पाते हैं बट गीले भी हो जाते हैं और थक भी जाते हैं, एनर्जी ज़्यादा लगती है, वो सब द्रव्य। और ठोस जिसके आर पार नहीं जा सकते, जैसे मैं बात करूँ रिमोट, इसके आर पार जा सकता हूँ क्या मैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं इस डस्टर के आगे मूव करके ऐसा रखूँ और ये आर पार जा रही है नहीं, बिकॉज ठोस, क्यों? ठोस की जो पार्टिकल्स हैं
तो बहुत पास पास है, द्रवी के पार्टिकल थोड़े दूर है और गैस के कुछ ज़्यादा ही दूर है, ये डिफरेंस है। ठीक है, आज क्या सिर्फ बेसिक क्लास बेटा, हम सैलरी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर तक चलता रहेगा सेकंड चैप्टर, बट बीच बीच में कुछ ना कुछ चैप्टर्स आते रहेंगे, टॉपिक्स आते रहेंगे, सब टॉपिक्स मान लो। ठीक है, अब सजीव की बात करो। सजीव क्या है? जो पाचन कर सके, जो गति कर सके। अभी तक आपने सुना और ये याद रखना है आपको कि जो गति करते हैं, जो गति करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो अपने समान एक नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ये सब लक्षण किसके हैं? सजीव के। और यही सब लक्षण निर्जीव में नहीं पाए जाते। यानी कि मैं बताऊं कि चाकर भी अपने जैसा एक संतान नहीं पैदा कर सकता, चाकर भी कुछ डाइजेशन नहीं कर सकता, चाकर भी कुछ असर नहीं कर सकता। आप 10 साल इसमें पढ़ा रहे हैं तो ये ऐसा ही मिलेगा ना, इसकी हाइट बढ़ेगी ना ये छोटा होगा, कुछ नहीं होगा। जबकि आपकी समय के साथ हाइट बढ़ती है। सजीवों में जैसे पेड़ पौधे, मेरे को एक बच्चा बोलता है सर पेड़ पौधे तो चलते भी नहीं है। बेटा चलते नहीं, बाकी सब तो करते रहे वो, उनके भी सीड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बीज, उसी को उगाओगे तो वही पेड़ उगेगा, है ना कि पेड़ उगाए, बबूल का आम कहाँ से पाए वाली बात है, बबूल का बबूल ही उगेगा, सीधी सी बात है ना। बबूल की बात में बात करूँ, जैसे उसके अलावा बात करता हूँ, पेड़ पौधे मूवमेंट करते हैं, देखो गति करते हैं, वो एक ही स्थान पर खड़े होकर करते हैं। जैसे आपने बताया सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर, है ना, वो इस तरीके से मूव करता है सूर्य की दिशा में, जहाँ सूर्य की दिशा रोशनी की उस दिशा में मूव करेगा, बात सही है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, आपने छुई मुई का पेड़ देखा हो, ये सुना तो होगा आपने, अगर कहीं बॉटनिकल गार्डन में गए हो तो वहाँ तो सनफ्लावर तो मिल जाएगा आपको देखने को आसानी से, या कहीं घरों पे मिल जाता है आजकल, पर छुई मुई नहीं मिलता। छुई मुई का पेड़ है ना कुछ इस तरीके का होता है, देखो ये ऐसा होता है, पत्तियाँ होती है छोटी 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 छोटी, ऐसे टच करते हुए इकट्ठी हो जाती है इसे। ठीक है, तो ये सब क्या छुई मुई का पेड़, ये गति तो कर रहा है बेटा, जनन कर रहा है, गति कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। उत्सर्जन पता है, पेड़ की छाल से आपने कभी ऐसे चिपचिपा पदार्थ निकलते देखा होगा, ये उसका वेस्ट मटेरियल उत्सर्जित कर रहा है वो। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक लिखो, इसको समझो। तो याद रखें, तो वो सब कुछ क्या करते हैं आपके शरीर, शरीर यानी लिविंग पार्टिकल्स। और नॉन लिविंग पार्टिकल्स ये कभी शो नहीं करेंगे ना, ये नेशनल और बड़ा बड़ा कभी दो नहीं होगा, ना ये बढ़ेगा ना छोटा होगा, ऐसा ही रहेगा। हाँ, ये मेटाबॉलिक हो सकता है कि वो गला सकते हैं हम लोग, कुछ समय बाद ये गल जाएगा पूरा, है ना, नष्ट हो जाएगा, बट ये क्या है, कभी अपने अंदर सजीव के लक्षण शो नहीं करेगा। ठीक है, ये चीजें सजीव होती है। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि सर सुना है कि इसके बीच में एक पार्टिकल पाए जाते हैं विषाणु, विषाणु सुना ना? ये विषाणु क्या है? वायरस। आपने सुना वायरस, वायरल डिजीज चल रही है, वायरल ये चल रहा है, मार्केट में वायरल चल रहा है। वायरल और वायरल अलग अलग है, वायरल डील भी हो रही है, मान लो वायरल वीडियो भी हो रहे हैं, और वायरल का मतलब यहाँ पर क्या लेना उन्हें, विषाणु से रहता है। विषाणु जनित बीमारियों को वायरल डिजीज कहते हैं, विषाणु जनित बीमारियों को क्या कहते हैं? वायरल डिजीज। ठीक है, ये वायरल डिजीज कौन फैलाता है? विषाणु। ये क्या होता है? सजीव नजीव की मध्य कड़ी होती है। अब ये मध्य की कड़ी बढ़ गया है, विषाणु को हमने क्या बोला? मध्य की कड़ी, मध्य की कड़ी। ये मध्य की कड़ी क्या है? बेसिकली इस वर्ड का मतलब देखो, जब ये वायरस किसी होस्ट की बॉडी में होगा, होस्ट का मतलब क्या होगा? एक सजीव शरीर, एक हरता फूलता स्वस्थ शरीर, यानी कि मैं आप तो नहीं हो, आप तो बेचारे डिप्रेशन में बैठे हो, स्वस्थ कैसे हो गए, है ना? तो डिप्रेस मत हो, देखो अगर बच्चों डिप्रेस नहीं होना है। मध्य कड़ी का मतलब क्या है? जैसे आप हो गए, मैं हो गया, कोई भी लिविंग वो अगर उसकी बॉडी में चला गया, किसके थ्रू? जैसे अपन श्वास ले रहे हैं, श्वास के थ्रू, किसी ने छींक दिया तो उसके वायु के अंदर से होता हुआ अपने श्वास लिया अपने थ्रू, खाने के थ्रू, किसी भी थ्रू अपनी बॉडी के अंदर चला गया वो, तो वो क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। तब वो कैसे शो करेगा? लिविंग टेंडेंसी, मतलब सजीव की तरह व्यवहार करेगा पूरा। और अगर वो मानव शरीर से बाहर है, उसका कोई लेना देना नहीं, पड़ा है कहीं टेबल वगैरह पे पड़ा होगा, तो वो एक निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा। और निर्जीव के व्यवहार में वो सदियों निकाल देता है, उसका ऐसा कुछ नहीं, कभी डेथ नहीं होती, वायरस की मरता नहीं है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय है। ठीक है, लिखो कोशिका के कोशिका की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। देखो हेडिंग लगाओ, कोशिका के आधार संख्या के आधार पर वर्गीकरण, संख्या लिखना है। अब लिखो ढंग से, कोशिका के संख्या के आधार पर वर्गीकरण लिखो। पहला लिखो, एक कोशिकीय जीव, इसमें लिखो इस प्रकार के जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है। इस प्रकार के जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है जो कि पाचन, जनन, श्वसन, उत्सर्जन, क्या लिखा? पाचन, जनन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि,
कोमा गति इत्यादि सभी प्रकार के सजीव लक्षण प्रदर्शित करती है। अब इसमें से क्या होता है, कई एक्सेप्शन आएंगे देखो, जहाँ पर आप देखोगे वो जनन नहीं कर रहा, कोई पाचन नहीं कर रहा एक्सेट्रा, मगर मैंने सारे एक साथ इंक्लूड करके लिखे, ठीक है। अब लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना इसी के अंदर, लाइन या ब्रेक कर लो, पे का ब्रेक कर लो, ठीक है। इसमें लिखो, इस प्रकार के जीवों को देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे लिखो, उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना इत्यादि। उस तरफ लिखो, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो, हेडिंग लगाओ बहुकोशिकीय जीव। इसमें लिखो, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। हाँ चलो ये लिख लो, सीधा लिख लो, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। यह कोशिका अपने अंदर कोशिकाओं का समूह बनाती है। यह कोशिका अपने अंदर कोशिकाओं का समूह बनाती है। उस समूह को, कोशिका अपना समूह बनाती है, उस समूह को उत्तक कहते हैं। उस समूह को उत्तक कहते हैं। वह उत्तक अपने समान उत्तकों को इकट्ठा करके, अपने ही समान उत्तकों का समूह बनाकर, लिखो समूह बनाकर अंग का निर्माण करता है। अंग का निर्माण करता है तथा यह अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, तथा अंग तंत्र मिलकर किसका, मानव शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। हाँ लिख लिया, ठीक है, मानव शरीर का निर्माण करती है। यह कोशिका को हम हमारी आंखों से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब लिखो उदाहरण लिखो, मानव जंतु पादप। ऐसे तो मानव भी जंतु में ही आते हैं, पर मैंने आपके हो गया था ना, थोड़ा आपको जंतु फील ना हो इसलिए हम लोगों ने अलग से लिखवा दिया, ठीक है। तो मैं सेल के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, ये सेल का सूट है उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मानव शरीर, क्लियर। समूह 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 समूह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज की क्लास में बस मैं इतनी ही बात करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ये वायरस के बारे में बता दूँ मैंने वैसे तो, बेटर नेक्स्ट क्लास पहले ये लिख लेंगे थोड़ा बहुत, और फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट्स की क्लास है आज, बट अब धीरे धीरे क्लास की लेंथ बढ़ेगी, और समय भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। चलो, मैं तो नेक्स्ट क्लास का ध्यान रखो, सतर्क हो गया।